नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। भारत में लोकसभा 2024 सामान्य निर्वाचन का चुनाव चल रहा है। 1 जून को अंतिम चरण 7वें चरण का मतदान समाप्त हो जाएगा। 4 जून को मतगणना हो जाएंगी, तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी कि राजगठबंधन की सरकार बनेगी या इंडी गठबंधन की। उसके पहले एक मुद्दा जो बहुत चर्चा का मुद्दा बन गया है, उस पर हम बात करेंगे। क्या हम जानेंगे कि चुनावी मौसम में भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म के आधार पर क्या आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। शेड्यूल कास्ट में के आधार पर जो आरक्षण दिया गया है, क्या धर्म के आधार पर आरक्षण देने का वह एक आधार हो सकता है? अगर हो सकता है तो उसकी क्या कानूनी वैधताएं हैं? हमारे संविधान में कुछ वैसा प्रावधान किया गया है या नहीं किया गया है? इन तमाम मुद्दों पर आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे धर्म के आधार पर आरक्षण की। तो आइए, कक्षा को प्रारंभ करने के पहले हम कक्षा के टाइटल को समझते हैं। क्या मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण मिलेगा या नहीं? क्या कहता है हमारा भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के विषय में? हमारा भारतीय संविधान क्या कहता है? कुछ कहता है या कुछ नहीं कहता है? अगर कहता है तो क्या कहता है और उससे संबंधित कौन कौन से हमारे अनुच्छेद हैं? दूसरा, राज्यों द्वारा क्या कोई पहल की गई है या नहीं की गई है? न्यायिक चुनौतियों व केंद्रीय पहलों पर। अब आइए बात करते हैं क्या कहता है हमारा भारतीय संविधान। तो अनुच्छेद 15(1) भारत का जो अनुच्छेद है 15(1) हमारे संविधान का, वो कहता है कि राज्य को केवल धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से रोकता है। हमारा अनुच्छेद 15(1) समानता के अधिकार के अंतर्गत आने वाला यह अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य मतलब पूरा हमारा देश, पूरे देश को अगर हम राजनीति शास्त्र की भाषा में बात करें तो वह राज्य होता है, भूगोल की भाषा में बात करें तो वह देश होता है, और अगर हम भावनात्मक रूप से अपने देश की बात करें तो वह देश नहीं, एक राष्ट्र होता है। तो जहां जहां राज्य शब्द का प्रयोग हुआ हो, वहां अपने राज्य से नहीं, अपने देश के को केंद्रित करके, अपने मस्तिष्क में केंद्रित करके, और उसको हमें समझना चाहिए। तो हमारा अनुच्छेद 15(1) यह कहता है कि राज्य को केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उस प्रकार के भेदभाव से इसको यह अनुच्छेद रोकता है। साथ ही साथ जो उसी का एक उपखंड 15(4) है, वह यह कहता है कि राज्य नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या एससी या एसटी की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। राज्य को नागरिकों को इस प्रकार का अधिकार दिया जा सकता है, अगर वह पिछड़े हैं तो उनको सामान्य स्तर तक लाने के लिए उनको आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है। वहीं हमारा अनुच्छेद 16 यह कहता है कि रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16(1) कहता है कि रोजगार और नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की समानता प्रदान करता है। अगर कोई फॉर्म निकलता है तो ऐसा नहीं है कि अमुक धर्म के लोग, अमुक जाति के लोग, अमुक जन्म स्थान के लोग, अमुक नस्ल के लोग ही उस फॉर्म को भरेंगे, ऐसा नहीं है। भारत के प्रत्येक नागरिक जो उसकी शैक्षिक और उम्र वाली जो अहर्ताएं होती हैं उसको पूरा करते हैं, वो फॉर्म भरते हैं, और अगर उनका सिलेक्शन होता है तो उस पद पर चयनित होने के लिए चयनित हो सकते हैं। या हम नहीं, हमारे संविधान का अनुच्छेद 16(1) कहता है। की बात कर लेते हैं। वहीं पे हमारा अनुच्छेद 16(2) यह कहता है कि विशेष रूप से राज्य को राज्य के तहत किसी भी रोजगार या कार्यालय के संबंध में केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान से विभेद करने पर रोकता है। वहीं साथ ही साथ हमारा अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है कि राज्य को नागरिकों को किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण करने के लिए कोई भी प्रावधान करने में सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 16(4) राज्य को यह अधिकार देता है, अनुच्छेद 16(4) की जो नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान बनाने में सक्षम है। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, चाहे वह कोई भी पिछड़ा वर्ग हो, अभी आप देखे होंगे जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है जिसको EWS कहा जाता है, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। हर वर्ग समुदाय के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो राज्य के पास यह हमारा संविधान का अनुच्छेद 16(4) ऐसी शक्ति देता है।
जिसका राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उसको भी इस प्रकार का प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि कई बार कैटलॉग की भर्तियां भी निकलती हैं। 15 क्या कहता है कि केवल धर्म के आधार पर भेदभाव और आरक्षण से प्रतिषेध कहता है, मुस्लिम समुदाय धर्म के आधार पर नहीं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि केवल धर्म के आधार पर भेदभाव और आरक्षण से प्रतिषेध है, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय है इसमें जो ओबीसी वर्ग है, मुस्लिम समुदाय में जो ओबीसी वर्ग है उसको यह आरक्षण मिलता है, यह धर्म के आधार पर नहीं है। उसके साथ उनके सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण को आधार मानकर भी हम आरक्षण देने की व्यवस्था को लागू कर सकते हैं। जो मंडल आयोग 1979 में आया था उसकी जो सिफारिशें हुई थी उसमें विशिष्ट मुस्लिम जातियों सहित विभिन्न पिछड़े वर्गों की पहचान की गई थी। मुस्लिम समुदाय में भी पिछड़े वर्ग हैं, विशिष्ट मुस्लिम समुदाय हैं, उनको भी पिछड़े वर्गों में शामिल किया गया था और उसी को कहा जा रहा है कि धर्म के आधार पर क्या उनको आरक्षण दिया। वो धर्म नहीं है, वह विशिष्ट एक वर्ग है जिसको एक धर्म के नाम पर हम लोग जोड़कर देख रहे हैं, जो गलत है। वहीं पे जो इंदिरा साहनी केस 1992 आया था उसमें हमारा सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि पिछड़ेपन के मानदंडों को पूरा करने वाला कोई भी सामाजिक समूह पिछड़े वर्ग के रूप में वर्गीकरण के लिए योग्य है। पिछड़ा वर्ग के जो मानक हैं उसको अगर कोई भी ग्रुप उसको फुलफिल करता है, उसको पाता है, उसकी बाउंड्री में आता है तो उसको पिछड़े वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और वर्गीकृत किया जा सकता है तो उसको आरक्षण दिया जा सकता है। अन्यथा की स्थिति में हमारा संविधान इस प्रकार के और इसके अलावा जो आरक्षण दिया जाएगा उस पर रोक लगाता है, प्रतिषेध है। द्वारा कुछ पहले भी की गई। केरल में 22% मुस्लिम, 1952 में मुस्लिम ओबीसी में शामिल हो गए। कर्नाटक 1995 में 4% मुस्लिम आरक्षण, 36 मुस्लिम जातियों को शामिल किया गया और जो मुस्लिम ओबीसी में शामिल थे उनको 4% आरक्षण दिया गया। साथ ही साथ तमिलनाडु 2007 में 3.5%, 30% मुसलमानों की एक उपश्रेणी में से। आंध्र प्रदेश 2004 में 5% पूरे समुदाय को। तेलंगाना 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद तेलंगाना सरकार को 2017 में कानून पारित किया गया जिसमें ओबीसी मुसलमानों के लिए 12% आरक्षण का प्रस्ताव था। अब चुनौतियां क्या है? एम.आर. बालाजी 1962 में जो फैसला आया था उसमें बताया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जो कुछ मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े समूह बनाते हैं उनको आरक्षण दिया जाए। ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य 1973 का मामला आया, उसमें समानता गतिशीलता की अवधारणा दी गई। पारंपरिक सीमाओं के भीतर सीमित इसको नहीं किया जा सकता है। वहीं केरल राज्य बनाम एन.एम. थॉमस का फैसला 1975 में जो आया उसमें बताया गया कि यदि कोई धार्मिक, नस्ली या जाति समूह एक कमजोर वर्ग का गठन करता है तो अनुच्छेद 46 के तहत पिछड़ा वर्ग बनाया जा सकता है। यह अपनी उन्नति के लिए विशेष प्रावधानों का हकदार होगा। द्वारा इस पर पहल की गई। सच्चर समिति 2006 में जिसका गठन हुआ था, मुसलमानों को लगभग एससी एसटी जितना पिछड़ा पाया गया, साथ ही गैर मुस्लिम ओबीसी से ज्यादा हैं। रंगनाथ मिश्रा समिति 2007 में आई थी जिनकी रिपोर्ट में कहा गया था कि अल्पसंख्यकों के लिए 15% आरक्षण की सिफारिश की गई थी जिसमें मुसलमानों के लिए आरक्षण 10% था। वहीं कार्यकारी आदेश 2012 में आया, मौजूदा में 27% ओबीसी कोटा के भीतर अल्पसंख्यकों के लिए 4.5% कोटा आवंटित किया गया था। जो ओबीसी के लिए वर्तमान में 27% कोटा है उसी में 4.5% अल्पसंख्यकों के लिए है, अर्थात 22.5% ओबीसी और 4.5% ओबीसी में ही शामिल ऐसे अल्पसंख्यक जो ओबीसी में शामिल होते हैं। एससी कोटा में शामिल न करने के पीछे क्या तर्क दिया जाता है? क्यों ऐसे लोगों को ओबीसी ही कोटा में शामिल किया जाता है, शेड्यूल कास्ट वाले कोटे में क्यों नहीं शामिल किया जाता है? तो इसके पीछे तर्क क्या दिया जाता है कि जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 341 है और 1950 के राष्ट्रपति आदेश में यह कहा गया है कि केवल हिंदू ही एससी में शामिल होने के हकदार हैं, मुस्लिम नहीं, इसलिए इनको शेड्यूल कास्ट में शामिल नहीं किया जा सकता है। हालांकि 1956 में सिखों को शामिल किया गया, 1990 में बौद्धों को शामिल किया गया, मुस्लिम और ईसाई अभी भी इससे बाहर है। एक तर्क यह भी है कि धर्म आधारित आरक्षण है। अगर 1990 में
बौद्धों को और 1956 में सिखों को शामिल कर दिया गया, लेकिन मुसलमान और ईसाइयों को नहीं शामिल किया गया। ये भी एक इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है। बहरहाल आज हम इस पूरे मुद्दे को जाने कि क्या धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। धर्म में जो ओबीसी का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, ऐसे लोगों को ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जा सकता है। ये रहा आज का पूरा मुद्दा। आपको हमारी वीडियोस क्लासेस कैसी लगती हैं, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।